हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू नवांकुर डिजी लेसन्स क्लास। मैं सीमा साथ हिस्ट्री के एक नए टॉपिक के साथ आपके बीच पुनः उपस्थित हूँ। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है वैभव एवं विलासिता का युग। मुगल काल का ही यह एक भाग है और आज के इस टॉपिक में हम जहांगीर के बारे में पढ़ेंगे जो कि मुगल था। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। अकबर ने अपने शासनकाल में साम्राज्य को संगठित एवं सुव्यवस्थित किया। यानी किसने? अकबर ने। अकबर जो कि मुगल काल का एक शासक था, उसने अपने शासनकाल में साम्राज्य को संगठित एवं सुव्यवस्थित रखा, जिससे उसके उत्तराधिकारी जहांगीर और उसके बाद के दो शासक शाहजहां और औरंगजेब को शासन चलाने में सुविधा मिली। मीन्स अकबर ने इस तरह की शासन व्यवस्था बनाई थी कि उसके बाद उसके जो उत्तराधिकारी हुए, उसके जो वारिस हुए, उन्हें भी शासन करने में आसानी हुई। इन तीनों बादशाहों के शासनकाल में साम्राज्य का विस्तार हुआ। कौन के शासनकाल में? तीनों बादशाह, मतलब अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां और शाहजहां के बाद जो शाहजहां का पुत्र औरंगजेब था, उसे इन तीनों शासकों को शासन चलाने में आसानी हुई। इस तरह की शासन व्यवस्था अकबर ने अपने शासनकाल में बनाई हुई थी। इस काल में जहांगीर तथा शाहजहां ने साहित्य तथा कला के विकास को प्रोत्साहित किया। अनेक सुंदर तथा वैभवशाली इमारतों का निर्माण हुआ। राज परिवार तथा सामंत वर्ग में विलासिता बढ़ी। अतः इस युग को वैभव एवं विलासिता का युग कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, हम ये कह सकते हैं कि जहांगीर और शाहजहां का जो युग था या उनका जो समय था, उनके समय में कला एवं विकास को प्रोत्साहन मिला। उन्होंने अपने शासनकाल में अनेक सुंदर इमारतों का निर्माण करवाया और राज परिवार तथा सामंत वर्ग में उनके समय में विलासिता बढ़ी। इसलिए इस युग को वैभव एवं विलासिता का युग कहा जाता है। विलासिता मीन्स होता है ऐशो आराम वाली जिंदगी जीना, यानी ऐशो आराम का जीवन यापन करना। तो शाहजहां और जहांगीर के शासनकाल को विलासिता एवं वैभव का युग कहा जाता है। अब हम बात करेंगे जहांगीर की। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आज के इस वीडियो में हम जहांगीर के बारे में पढ़ेंगे। तो जहांगीर, इसका शासनकाल 1605 से लेकर 1627 ईस्वी तक रहा। तो कब से कब तक रहा जहांगीर का शासन? 1605 से लेकर 1627 तक जहांगीर का शासनकाल माना जाता है। अकबर की मृत्यु के पश्चात, किसकी मृत्यु के पश्चात? अकबर की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र जहांगीर 1605 में गद्दी पर बैठा। कब बैठा जहांगीर गद्दी पर? 1605 में। जहांगीर के ही बचपन का नाम सलीम है। तो जहांगीर 1605 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। अकबर के समान वह कुशाग्र बुद्धि का व्यक्ति नहीं था। मतलब जितनी तेज बुद्धि का या जितना अच्छा शासक अकबर था, उसका पुत्र जहांगीर उसके बराबर कुशाग्र बुद्धि का या तीक्ष्ण बुद्धि का नहीं था। वह कला, साहित्य तथा न्याय प्रेमी था। तो जहांगीर कैसा था? कला, साहित्य तथा न्याय को पसंद करने वाला शासक था वह। सिंहासन पर बैठते ही उसे अपने पुत्र खुसरो के विद्रोह का सामना करना पड़ा, जिसमें खुसरो परास्त हुआ और बंदी बना लिया गया। जैसे ही जहांगीर जहांगीर ने शासन को संभाला, मीन्स गद्दी पर बैठा, तो उसे अपने ही पुत्र खुसरो के विद्रोह का सामना करना पड़ा। तो जहांगीर ने अपने पुत्र को विद्रोह का सामना किया और उसे युद्ध में हरा दिया, यानी कि उसे परास्त कर दिया और फिर उसे युद्ध में हराने के कारण बंदी बना लिया गया। मतलब कहने की बात यह है कि पिता पुत्र दोनों की आपस में लड़ाई हुई। जहांगीर के शासनकाल की प्रमुख घटनाएं। अब हम पढ़ेंगे जहांगीर के शासनकाल में हुई कुछ घटनाएं। मेवाड़, कांगड़ा एवं अहमदनगर। मेवाड़ राजस्थान का एक मतलब जगह का नाम है। कांगड़ा पंजाब में आता है। अहमदनगर दक्षिण भारत का एक शहर है। तो महाराणा प्रताप की मृत्यु के पश्चात अमर सिंह मेवाड़ का
महाराणा प्रताप की मृत्यु के पश्चात अमर सिंह मेवाड़ का राणा बना। तो महाराणा प्रताप की मृत्यु के पश्चात कौन बना मेवाड़ का राणा? मेवाड़ का राणा अमर सिंह बना। उसने मुगलों से संघर्ष जारी रखा। मेवाड़ के जितने भी राजपूत शासक हुए उनकी मुगल शासकों से कभी बनी नहीं, हमेशा उनकी लड़ाई आपस में चलती रही और कभी भी मेवाड़ के राजपूत शासकों ने मुगलों की गुलामी को स्वीकार नहीं किया। तो जहांगीर ने बहुत उदार शर्तों पर मेवाड़ से संधि करके मुगलों और मेवाड़ के बीच चले आ रहे लंबे संघर्ष को समाप्त कर दिया। तो जहांगीर ने क्या किया स्टूडेंट? जहांगीर ने बहुत ही उदार शर्तों के आधार पर मेवाड़ से संधि कर ली। संधि कर ली मीन्स समझौता कर लिए। संधि मीन्स होता है समझौता। तो कुछ शर्तों के आधार पर मेवाड़ राज्य से जहांगीर ने संधि कर ली और मुगलों और मेवाड़ के राजपूत राजाओं के बीच चले आ रहे लंबे संघर्ष को उसने समाप्त कर दिया। कुछ इतिहासकारों का ये कहना है कि ये उदारता इसलिए भी हो सकती है क्योंकि अपने पिता सम्राट अकबर के विरुद्ध विद्रोह के समय जहांगीर ने मेवाड़ में शरण ली थी। मतलब ऐसा कहते हैं कुछ लोग कि जहांगीर ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि जब जहांगीर ने अपने पिता अकबर से लड़ाई की थी या उनसे विद्रोह किया था, उस समय जहांगीर ने मेवाड़ राज्य में ही शरण ली थी, इसलिए उसने मेवाड़ के साथ संधि करी और पुराने समय से चले आ रहे संघर्ष को कुछ उदार शर्तों के साथ समाप्त कर दिया। पंजाब में कांगड़ा के दुर्ग पर राजपूतों का अधिकार था। पंजाब जो कि उत्तर भारत का एक राज्य है, वहाँ के कांगड़ा में जो दुर्ग स्थापित, दुर्ग मीन्स होता है किला, वहाँ पर राजपूत राजाओं का अधिकार था। यहाँ पर प्रसिद्ध ज्वाला देवी का मंदिर है। कांगड़ा में प्रसिद्ध ज्वाला देवी का मंदिर है। जहांगीर ने सेना भेजकर वहाँ विजय प्राप्त की। मतलब कांगड़ा के ऊपर जहांगीर ने सेना भेजकर उसको जीत लिया। अकबर ने चांद बीवी को परास्त करके अहमदनगर पर विजय प्राप्त की थी। यानी जहांगीर के जो पिता थे अकबर, उन्होंने अहमदनगर जो कि दक्षिण भारत का एक शहर है, वहाँ पर चांद बीवी को युद्ध में हराकर अहमदनगर पर विजय हासिल की थी और उसे अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया था, मीन्स मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। परंतु यह विजय अल्पकालीन सिद्ध हुई। मतलब अकबर ने जो विजय हासिल की थी वह विजय लंबे समय तक नहीं चली और थोड़े समय में ही वह विफल हो गई। जहांगीर के समय में अहमदनगर का रक्षक मलिक अंबर था। यानी जब जहांगीर शासन कर रहा था उस समय अहमदनगर का जो संरक्षक था वह मलिक अंबर था, जो कि एक कुशल योद्धा था, प्रसिद्ध योद्धा था और कुशल राजनीतिक भी था। मतलब एक अच्छा राजनीतिक व्यक्ति था वह। जहांगीर ने अहमदनगर पर विजय प्राप्त करने का कार्य शहजादा खुर्रम को सौंपा। जहांगीर ने अहमदनगर को पुनः जीतने के लिए उसका जो बेटा था शाहजहां, जिसका बचपन का नाम खुर्रम था, उसे सौंपा। खुर्रम ने मलिक अंबर को संधि करने के लिए विवश कर दिया। क्या किया खुर्रम ने? यानी कि मलिक अंबर को जहांगीर के साथ संधि करने पर मजबूर कर दिया। इस सफलता के लिए जहांगीर ने शहजादा खुर्रम को शाहजहां की उपाधि प्रदान की। यानी जो बचपन में शाहजहां जिसका नाम खुर्रम था, उसे जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी और इस तरह खुर्रम से उसका नाम शाहजहां पड़ गया। फिर भी मलिक अंबर की मृत्यु तक अहमदनगर वास्तविक रूप से जीता नहीं जा सका। यानी हम ये कह सकते हैं ओवरऑल कि जो अहमदनगर था उस पर पूरी तरीके से मुगलों का राज्य नहीं हो पाया था। बहुत कोशिश करने के बाद भी थोड़े समय के लिए मुगलों ने अहमदनगर पर अपना राज्य कर लिया था, उसे अपने राज्य में मिला लिया था, लेकिन फिर भी बाद में वह पुनः उनके हाथ से छिन गया था। अब हम बात करेंगे सिखों से शत्रुता। शत्रुता मीन्स होती है दुश्मनी। तो सिखों के गुरु अर्जुन देव, जो कि सिखों के 5वें गुरु माने जाते हैं, सिखों के गुरु अर्जुन देव से जहांगीर क्रोधित था। यानी कि सिखों के जो 5वें गुरु थे अर्जुन देव, उनसे जहांगीर बहुत गुस्सा था क्योंकि उन्होंने विद्रोह के समय खुसरो की आर्थिक सहायता की थी। मतलब क्यों गुस्सा था? वह इसलिए गुस्सा था, जहांगीर का जो पुत्र था खुसरो,
उस की मदद अर्जुन देव ने की थी। तो जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव पर आर्थिक दंड लगाया, जिसे देने से इनकार करने पर गुरु को मौत के घाट उतार दिया। इस घटना से शांति प्रिय सिखों को चोट पहुंची और वे मुगल शासकों के विरोधी बन गए। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये जो जहांगीर था, जहांगीर सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव से क्रोधित था। क्यों क्रोधित था? क्योंकि उसने विद्रोह के समय उसके पुत्र खुसरो की आर्थिक सहायता की थी। तो जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव के ऊपर आर्थिक दंड लगाया, जिसे देने से गुरु अर्जुन देव ने मना कर दिया। और जब उन्होंने आर्थिक दंड नहीं दिया तो जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को मौत के घाट उतार दिया। इस घटना से जो शांति प्रिय सिख थे वह काफ़ी क्रोधित हो गए और वे मुगल शासकों के विरोधी बन गए। इस तरह सिखों के साथ जहांगीर ने शत्रुता की। अब हम बात करेंगे अफगानों के संघर्ष की। अफगानिस्तान के कंधार प्रांत को ईरान के बादशाह ने जीत लिया था। कंधार जो कि अफगानिस्तान का एक शहर है। अफगानिस्तान पहले भारत मतलब कि हमारा पड़ोसी ही देश था, या कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वहाँ तक हमारा देश भारत ही था। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, यहाँ तक हमारे देश भारत फैला हुआ था। तो अफगानिस्तान के कंधार प्रांत को ईरान के बादशाह ने जीत लिया था, जो कि मुगलों के अधीन था। किसके अधीन था? मुगलों के अधीन था। इससे मुगल साम्राज्य को काफ़ी हानि हुई, क्योंकि पश्चिम एशिया के साथ भारत के व्यापार में कांधार नगर का बड़ा महत्व था। तो मुगलों को हानि क्यों हुई? क्योंकि कांधार जो कि पश्चिम एशिया के एक व्यापार का केंद्र था, उसका व्यापार में बहुत महत्वपूर्ण स्थान था, उसके ऊपर ईरान के शासक का अधिकार हो गया था। जहांगीर ने कंधार पर विजय प्राप्त करने के लिए प्रयास किए, किंतु वह सफल नहीं हो सका। जहांगीर जो था उसने कांधार को जीतने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन वह अपनी कोशिश में कामयाब नहीं हो सका। खुर्रम का विद्रोह। शाहजहां के बचपन का नाम खुर्रम है, जिसे हम शाहजहां कहते हैं, जिसने ताजमहल का निर्माण करवाया, उसी के बचपन का नाम खुर्रम है। तो जहांगीर के पुत्र खुर्रम, जिसका नाम शाहजहां है, को इस बात की चिंता हुई कि कहीं उसके भाइयों से कोई अन्य जहांगीर का उत्तराधिकारी न बना दिया जाए, इसलिए उसने पिता के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और जहांगीर ने महावत खान को भेजकर विद्रोह का दमन कर दिया। मतलब ऐसा कहा जाता है कि जो मुस्लिम शासक थे उनके मतलब उनमें उत्तराधिकारी कौन बनेगा इसका कोई नियम नहीं था। मतलब कोई भी जिसमें ताकत होती थी वह युद्ध करके गद्दी हासिल कर लेता था। गद्दी पर बैठने का मुस्लिम शासकों में कोई नियम नहीं था। तो इसलिए जहांगीर का पुत्र खुर्रम, जिसका नाम शाहजहां था, उसे इस बात का डर था कि कहीं उसका पिता उसके और दूसरे भाइयों को गद्दी पर ना बिठाल दें, मतलब उसे उसका वारिस ना बना दे। इसलिए उसने अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और जहांगीर ने महावत खान को भेजकर विद्रोह का दमन करवा दिया। तो इस तरह पिता पुत्र की आपस में ही लड़ाई हुई। पुर्तगाली एवं अंग्रेजों से संबंध। अब हम बात करेंगे जहांगीर के समय में पुर्तगाली एवं अंग्रेजों से संबंध की। तो पुर्तगाली भारत में व्यापार करके संतुष्ट नहीं थे। पुर्तगाली जो कि पुर्तगाल के रहने वाले थे और ये हमारे देश के साथ व्यापार करने के लिए आए थे। पुर्तगाल एक देश का नाम है। वहाँ के लोग हमारे देश के साथ व्यापार करने के लिए आए थे और ये कब आए थे? ये जहांगीर के शासनकाल में ही भारत आए थे। तो भारत के साथ ये व्यापार कर रहे थे पुर्तगाली, लेकिन वह व्यापार करके संतुष्ट नहीं थे। मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले जो भारत आया था वह पुर्तगाली व्यक्ति वास्को डी गामा था। वास्को डी गामा 1498 में सबसे पहली बार भारत आया था और वास्को डी गामा के भारत आने के बाद ही भारत में यूरोपियन देशों के लोगों का आना शुरू हुआ था। तो पुर्तगाली भारत में व्यापार करके संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने समुद्री डकैती आरंभ कर दी, मतलब समुद्र में डकैती करना शुरू कर दिया। वे भारतीय जहाज़ों पर आक्रमण करने लगे। इससे जहांगीर अत्यधिक क्रोधित हुआ और जब तक पुर्तगालियों ने अपनी भूल को स्वीकार नहीं किया तब तक मुगल साम्राज्य या मुगल राज्य के व्यापारियों के साथ उन्हें व्यापार करने की आज्ञा नहीं दी गई। मतलब
जो पुर्तगाली व्यापारी थे उन्होंने जब जहाज़ों को लूटना शुरू कर दिया, तो इस बात से जब जहांगीर को इस बात का पता लगा, उसे बहुत गुस्सा आया और उसने पुर्तगालियों के साथ तब तक व्यापार नहीं किया और उन्हें व्यापार करने की आज्ञा नहीं दी भारत में, जब तक कि उन्हें अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ। जहांगीर के शासनकाल में इंग्लैंड के सम्राट सर टॉमस रो और कैप्टन हॉकिंस को मुगल दरबार में अपना राजदूत बनाकर भेजा गया था। यानी मुगल बादशाह जो जहांगीर था, उसी के शासनकाल में इंग्लैंड के जो राजा थे, उन्होंने सर टॉमस रो और कैप्टन हॉकिंस, दो अंग्रेज व्यक्तियों को मुगल दरबार में अपना राजदूत बनाकर भेजा था। सर टॉमस रो ने जहांगीर के साथ व्यापारिक संधि करने का प्रयास किया। कैप्टन हॉकिंस 3 वर्ष तक आगरा में रहा। कैप्टन हॉकिंस जो कि अंग्रेज था, वह आगरा में 3 वर्ष तक मुगल दरबार में रहा। तो उसने अपने यात्रा विवरण में मुगल दरबार का सुंदर चित्रण किया है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे देश में जो 200 वर्षों तक अंग्रेजों का जो गुलाम रहा है, वह गुलाम इसलिए रहा क्योंकि जो मुगल बादशाह जहांगीर था, उसके समय में अंग्रेज भारत में प्रवेश किया अंग्रेजों ने, और फिर भारत के साथ व्यापार किया, और व्यापार करने के साथ साथ उन्होंने हमारे देश को धीरे धीरे व्यापार के साथ साथ उन्होंने हमारे देश के ऊपर कब्जा कर लिया, और धीरे धीरे करके उन्होंने हमारे देश की राजनीतिक कमजोरी का फ़ायदा उठाकर हमारे देश को गुलाम बना लिया। तो सबसे पहले जो भारत आए अंग्रेज, वह कैप्टन हॉकिंस और सर टॉमस रो थे, जो कि जहांगीर के शासनकाल में भारत आए थे। तो यहाँ से हमारे देश में अंग्रेजों की शुरुआत हुई थी, और सबसे पहला जो यूरोपीय व्यक्ति था वह वास्को डी गामा था, जो कि एक पुर्तगाली व्यक्ति था, और वह भारत आया था। अब हम बात करेंगे कला, साहित्य तथा न्याय प्रेमी। तो जहांगीर साहित्य में रुचि रखता था। जहांगीर किस में रुचि रखता था? जहांगीर जो कि एक मुगल बादशाह था, वह साहित्य में इंटरेस्ट लेता था। उसने अपने संस्मरण तुझ के जहांगीरी में लिखे, जिसमें उसकी सुंदर फारसी शैली देखी जा सकती है। मतलब जहांगीर साहित्य में रुचि रखता था, और उसने अपने संस्मरण तुझ के जहांगीरी में ये लिखा है, और जिसमें कि उसने सुंदर फारसी शैली देखी जा सकती, फारसी भाषा में उसने लिखा है तुझ के जहांगीरी में। वह चित्रकला का अच्छा ज्ञाता था, उसके दरबार में श्रेष्ठ चित्रकार थे। मतलब जहांगीर जो था वह एक अच्छा चित्रकार था, यानी अच्छा ड्राइंग करता था, और उसने अपने दरबार में श्रेष्ठ चित्रकारों को रखा था। तो जहांगीर के शासन की जो महत्वपूर्ण उपलब्धि, वह उसकी न्याय व्यवस्था थी। क्या थी? न्याय व्यवस्था। तो सामान्य जनता को सही न्याय न मिलने पर सम्राट से सीधे संपर्क स्थापित करने के लिए उसने राजमहल की दीवार पर सोने की जंजीर वाली एक घंटी लगवा दी थी। मतलब जहांगीर ने एक नया काम किया था, और वो क्या किया था? उसने उसके राज्य की गरीब जनता को सही न्याय मिल सके, इसके लिए उसने अपने राज्य के, अपने महल की दीवार पर एक सोने की जंजीर वाली घंटी लगवा दी थी, ताकि अगर किसी के साथ किसी तरह का अन्याय हो तो वह उस घंटी को बजाकर, या उस मतलब जंजीर लगी घंटी को बजाकर जहांगीर से मिल सके। जहांगीर ने लिखा, इंसाफ की सुस्ती और तरफदारी देखें तो वे मजलूम मीन्स होता है पीड़ित, इस जंजीर को हिला दिया करें ताकि मैं उनकी आवाज़ सुनकर खुद फरियाद सुन सकूं। यानी जहांगीर ने गरीब जनता को न्याय दिलाने के लिए अपनी दीवार पर सोने की जंजीर वाली एक घंटी लगवाई थी, और उसने कहा था कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी समस्या से पीड़ित है और उसे अगर न्याय नहीं मिला है, तो वह इस जंजीर को हिला दिया करे ताकि मैं उसकी आवाज़ सुन सकूं और स्वयं मैं उसकी फरियाद सुन के उसका हल निकाल सकूं। इसके लिए उसने अपनी दीवार पर सोने की जंजीर वाली एक घंटी लगवा दी थी। जहांगीर अत्यधिक मद्य प्रेमी था। कैसा था जहांगीर? मतलब नशा करता था, शराब पीता था। नशे की आदत ने उसे विलासिता और सुस्त बना दिया था। नशे की आदत ने उसे क्या कर दिया था? उसे विलासिता था, सुस्त बना दिया था।
धीरे धीरे साम्राज्य पर उसकी पकड़ ढीली पड़ती गई और सम्राट की विलासिता का प्रभाव राज दरबार पर भी पड़ा। तो जहांगीर जो था वह नशे का आदी था और उसकी नशे की आदत के कारण उसने अपने राज्य को मतलब सुस्त बना दिया और धीरे धीरे करके साम्राज्य पर उसकी पकड़ ढीली होती गई और सम्राट की विलासिता का प्रभाव उसके राज्य दरबार पर भी देखने को मिला। नूरजहां का शासन प्रभाव। नूरजहां जहांगीर की पत्नी थी। 1611 ईस्वी में जहांगीर ने नूरजहां से विवाह किया। मुगल सम्राट जो जहांगीर था उसने सन 1611 ईस्वी में नूरजहां से विवाह किया। वह सुंदर और बुद्धिमान स्त्री थी। नूरजहां कैसी स्त्री थी? नूरजहां एक सुंदर और बुद्धिमान स्त्री थी। उसने राज दरबार को सुव्यवस्थित करने के लिए नियम निर्धारित किए। मतलब राज्य दरबार को व्यवस्थित करने के लिए उसने कई नियम बनाए। उसने वेशभूषा और आभूषण के नए नए नमूने प्रचलित किए। गुलाब के इत्र की आविष्कारक नूरजहां ही मानी जाती है। मतलब गुलाब से जो इत्र बनाया जाता है, जो सेंट बनाया जाता है, उसकी जो आविष्कार करता है वह नूरजहां मानी जाती है। नूरजहां के अंदर राज्य चलाने की अपूर्व क्षमता थी। प्रत्येक महत्वपूर्ण कार्य में जहांगीर उसकी मदद लिया करता था। यानी जब भी कोई जहांगीर अच्छा काम करता था उसके पहले वह अपनी पत्नी नूरजहां की सलाह जरूर लेता था। आगे चलकर जहांगीर की विलासिता के फलस्वरूप वह इतनी शक्तिशाली हो गई कि राज्य के सिक्कों एवं शाही फरमानों में जहांगीर के साथ उसका नाम भी लिखा जाने लगा। सन 1627 ईस्वी में जहांगीर की मृत्यु हो गई। तो जहांगीर की विलासिता के कारण, उसकी नशे की आदत के कारण उसकी पत्नी नूरजहां ने राज्य की भागदौड़ अपने हाथों में संभाली और आगे चलकर उसका नाम भी सिक्कों के ऊपर लिखा जाने लगा। शाही फरमानों में सिक्कों के ऊपर उसका नाम भी लिखा जाने लगा। सन 1627 ईस्वी में जहांगीर की मृत्यु हो गई। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हमने मुगल बादशाह जहांगीर के बारे में समझने की कोशिश की थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।